हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीजी एजू टाइम। और आज हम जूरिस्प्रूडेंस के सेशन में पढ़ने वाले हैं स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है और कितना वाइड इसका स्कोप है और शुरुआत में कितना नैरो था। इस चीज़ को हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो आज शुरू करने हैं स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो अगर हम देखें कि जूरिस्प्रूडेंस का जो स्कोप है वो बहुत पहले से शुरू हुआ है, अर्ली टाइम से। और शुरुआत में इसका जो स्कोप था वो बहुत नैरो स्कोप था, मतलब कुछ चीज़ें ही इसके बारे में इतनी पता थी। फिर धीरे धीरे जो स्कोप हुआ है बहुत वाइड हो गया है। तो आप जब भी इसके लिए क्वेश्चंस या इसको एक्सप्लेन करने की आपको रिक्वायरमेंट हो, तो एट प्रेजेंट इसका जो स्कोप है बहुत वाइड हो गया है। और उसके लिए बहुत सारे जो जूरिस्ट हैं उनके अपने अपने एक्सप्लेनेशन हैं, जिसकी वजह से स्कोप इसका नैरो से वाइड हो गया है। तो अब हम देखते हैं कि इसका स्कोप नैरो के टाइम पे किस तरीके से चीज़ें थीं और बाकी किस तरीके से हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर हम नैरो टाइम की बात करें तो हम बात कर लें अर्ली टाइम्स की। अर्ली टाइम्स में इसका जो स्कोप था वो बहुत नैरो था, क्योंकि उस समय जूरिस्प्रूडेंस जो थी वो सिर्फ मोरालिटी और अगर हम कह दें कस्टम्स जो होते थे कि आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है, कस्टम्स हम ऐसे रीति रिवाजों का, और जो रिलीजन के जो रूल्स वगैरह थे या रिलीजन्स थे वो अर्ली टाइम्स में आते थे। तब इसका स्कोप नैरो था, क्योंकि बस ये तीन चीज़ें ही इसको डिफाइन करती थी कि ये जूरिस्प्रूडेंस हो गया है, ये एक फ़िलासफ़िकल अप्रोच हो गई है जूरिस्प्रूडेंस की। फिर अगर हम बीच के मिडल टाइम की बात करें कि मिडल में किस वजह से ये चेंज हुआ है पूरी तरीके से, तो उसका जो मेन जो श्रेय जाता है वो ऑस्टिन को जाता है, जो ऑस्टिन जूरिस्ट थे। और ये 17th सेंचुरी में जूरिस्ट थे, जैसे कि आपको मैंने पहले डेफिनेशंस में ही बताया। इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को पॉजिटिव लॉ भी कहा और कहा कि जो लॉ है वो पूरा ये लॉ एज इट इज़ है, यही सब कुछ है। और साथ में जो इन्होंने सबसे बड़ी चीज़ को इसको डिफ़ाइन करा, वो करा कि ये एक सुप्रीम कमांड है। सुप्रीम कमांड जूरिस्प्रूडेंस को बोल दिया, तो इसकी वजह से यहाँ से जो इसका स्कोप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और एट प्रेजेंट ये अपने हर चीज़ में आ रहा है, क्योंकि आपको उसके बाद पता ही है हम इसे साइंस भी कहने लगे। एक फॉर्मल साइंस कहा था हॉलैंड ने, और साथ साथ हम इसको आर्ट भी कह देते हैं, क्योंकि ये एक लॉयर एक्स्ट्रा वर्जन है। जिस समय लॉयर अपनी टेक्निक्स की वजह से सोसाइटी को देखते हुए इसे शेप करता है, तो लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन है। तो आपको यहाँ पे इसकी हर डेफिनेशन को यूज़ करते हुए इसे एक्सप्लेन करना है कि पहले जूरिस्प्रूडेंस का जो स्कोप था वो बहुत नैरो था, और बाद में मिडिल में जो ये जूरिस्ट आए, मतलब ऑस्टिन, हॉलैंड, इन सब की डेफिनेशंस के साथ इन्होंने इसके स्कोप को बहुत बढ़ाया और कहा कि ये मोरालिटी, कस्टम्स और रिलीजन से भी बहुत बढ़ के है। इसमें साइंस, फॉर्मल साइंस भी है, आर्ट भी है, और इसका स्कोप बहुत ज़्यादा वाइड है एट प्रेजेंट, जो कि हम देखते भी हैं कि जूरिस्प्रूडेंस हर किसी सब्जेक्ट से रिलेट हो सकता है। अब हम स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को और बिल्कुल डेप्थ में समझते हैं। पहली हम चीज़ ये जान सकते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस के स्कोप के बारे में कोई भी अनैमिटी नहीं है ओपिनियन में। इसका स्कोप बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, बल्कि वाइड है, जो कि अलग अलग ओपिनियन से और वाइडर हो चुका है। जैसे और भी ज़्यादा जूरिस्प्रूडेंस के साथ जो सब्जेक्ट्स हैं वो कोरिलेट कर रहे हैं। हम साइंस और आर्ट्स तक ही सीमित नहीं हैं, साथ साथ सोशल साइंस तक और सिविक ड्यूटीज़ तक, और साथ साथ में हम सोशल साइंस भी इंक्लूड करते जा रहे हैं। इसका रिलेशन बहुत सारे सब्जेक्ट से डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे देखा गया है। अब डिफरेंट अथॉरिटीज़ ने डिफरेंट मीनिंग्स को दिए हैं, जिसकी वजह से इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस आ गई हैं। मतलब डिफरेंट जूरिस्ट ने अलग अलग मीनिंग दिए हैं जूरिस्प्रूडेंस को, जिसकी वजह से ओपिनियंस बहुत ज़्यादा डिफ़र हो गई हैं। और इसकी जो लिमिट है वो एग्जैक्ट होकर भी पूरी तरीके से वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड जो है वो नहीं है, ठीक है। मतलब हम कभी इसे साइंस भी कह सकते हैं, क्योंकि हॉलैंड ने इसे फॉर्मल साइंस कहा है, और हम इसे आर्ट भी कहते हैं क्योंकि जूलियस स्टोन ने इसको लॉयर एक्स्ट्रा वर्जन कहा है। और लॉयर एक्स्ट्रा वर्जन का मतलब मैंने आपको बताया ये है कि वो अपनी टेक्निक्स यूज़ करता है सोसाइटीज़ के लिए, ताकि वो लॉ को शेप कर सके। अब हम प्रेजेंट व्यू को अगर जूरिस्प्रूडेंस को देखें, तो प्रेजेंट व्यू अगर देखा जाए तो ये सारे कंसेप्ट इंक्लूड करता है जूरिस्प्रूडेंस ह्यूमन ऑर्डर और ह्यूमन कंडक्ट के किसी भी स्टेट और सोसाइटी में। मतलब अगर किसी भी सोसाइटी में, स्टेट और सोसाइटी में
कोई भी कंसर्न है तो वो जूरिस्प्रूडेंस के डोमेन में आती है। कोई भी ह्यूमन दो ही तरीके से रिलेट करता है, एक तो उसकी स्टेट से, उसके नेशन से, और सोसाइटी से जो आसपास के लोग हैं। तो जूरिस्प्रूडेंस इस सबको कवर करती है, उसके रिलेशन को। हम ह्यूमन ऑर्डर को ह्यूमन कंडक्ट से रिलेट कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से जूरिस्प्रूडेंस के स्कोप और उसकी एग्जैक्ट लिमिट्स को डिफाइन कर सकते हैं। इसी बीच 3 ऑथर हैं। पीबी मुखर्जी ने क्या कहा है? पीबी मुखर्जी ने कहा है कि एक न्यू जूरिस्प्रूडेंस जो है वो बहुत इंटेलेक्चुअल और आइडियलिस्टिक एब्स्ट्रैक्शन है, और साथ साथ वो बिहेवियरिस्टिक स्टडी ऑफ मैन इन सोसाइटी है। मतलब कोई भी ह्यूमन कैसे सोसाइटी में बिहेव करता है, उसकी इंटेलेक्चुअल क्या कहती है, वो चीज़ें जूरिस्प्रूडेंस में इंक्लूड है। ये क्या क्या इंक्लूड करता है? पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल आइडियाज़ को इंक्लूड करता है। और सबसे बड़ी बात है, ये स्टडी ऑफ मैन इन रिलेशन टू ह्यूमन सोसाइटी। मतलब एक ह्यूमन का जो रिलेशन है, जैसे मैंने आपको पहले भी ऊपर बताया, स्टेट और सोसाइटी से, उसको जूरिस्प्रूडेंस बताता है। अब उसमें सब कुछ आ जाता है, लॉ एंड ऑर्डर आ जाते हैं, सुप्रीम कमांड्स आ जाती हैं, कस्टम ट्रेडिशन, सब कुछ आ जाता है। तो एक तरीके से जूरिस्प्रूडेंस सब कुछ ही हो जाता है। इसी तरीके से लॉर्ड रेडक्लिफ का भी एक व्यू है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जूरिस्प्रूडेंस पार्ट ऑफ हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, सोशोलॉजी है, और इसमें एथिक्स भी हैं, और साथ में ये फिलॉसफी ऑफ लाइफ भी है। अब आपने देखा, पहले हम सिर्फ साइंस और आर्ट तक सीमित थे हॉलैंड की डेफिनेशन से, कि वो आर्ट है, यस फॉर्मल साइंस है, ठीक है। लेकिन अब हम और भी ज़्यादा एक्सटेंड हो चुके हैं कि जूरिस्प्रूडेंस एक पार्ट ऑफ हिस्ट्री भी है, इकोनॉमिक्स भी है, सोशोलॉजी भी है, एथिक्स भी है, और साथ में फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ भी है। फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ तो आई ऑफ लॉ से भी हो सकता है, ठीक है। फिर कार्ल क्या कहते हैं? कार्ल ने ऑब्जर्व करा कि जूरिस्प्रूडेंस एज बिग एज द लॉ एंड बिगर, मतलब वो लॉ भी है और लॉ से भी ज़्यादा बड़ा है। मतलब लॉ से भी ज़्यादा बड़े होने की मतलब क्या हो गया कि जो लॉ है, आपने देखा होगा कि लॉ की जो मॉडर्न लॉ जो अब बन चुका है, वो बहुत सारे कस्टम्स और ट्रेडिशंस को मतलब रिकॉग्नाइज़ नहीं करता। मतलब बहुत सारी सोसाइटीज़ में ऐसे कस्टम और ट्रेडिशंस चल रहे हैं जिन्हें लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता, पर वो सोसाइटीज़ में वर्क कर रहे हैं। जूरिस्प्रूडेंस उन्हें भी अपने अंदर इंक्लूड करता है, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस एक तरीके से रूट हो गई लॉ की। मतलब जैसे जूरिस्प्रूडेंस कस्टम और ट्रेडिशन से बढ़ता चला गया और आज एक कोडिफाइड लॉ हम देख पाते हैं, तो उसी तरीके से जूरिस्प्रूडेंस सब कुछ ही कवर करता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझा दिया, आपको बहुत अच्छे से लिखना हो। आपको सीधा लिखना है कि पहले बहुत नैरो था क्योंकि वहाँ कस्टम ट्रेडिशंस थे, और उसके बाद वाइड हो गया। नैरो क्यों था? क्योंकि पहले कस्टम और ट्रेडिशंस और रिलीजन्स होते थे, और वाइड किस वजह से हो गया? अलग अलग जूरिस्ट ने अपनी डेफिनेशंस दी, और उनमें आप ऑस्टिन की, हॉलैंड की, जूलियस स्टोन की डेफिनेशंस लिख सकते हैं, और साथ में अब इनकी 3 की डेफिनेशंस को भी लिख सकते हैं। तो आप वेल डिफाइन कर सकते हैं स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को। मैं आगे भी इस टॉपिक पे हम वीडियोस बनाते रहेंगे, तो आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं कि आप किस तरीके से इस सब्जेक्ट के जो एग्ज़ाम्स हैं उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप ये वीडियो देख रहे थे PG एजुटाइम पे, तो धन्यवाद, जय हिंद।